पेपर आज स्टार्ट करना है। अक्टूबर नवंबर 2019 अक्टूबर नवंबर 2019 है, पेपर 21। ठीक है जी। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसको हम जितना कवर कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आप देख लें, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, क्योंकि अब आपको मालूम है पीरियोडिसिटी में से आपको काफ़ी क्वेश्चन, रोज आप ईयरली सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन पीरियोडिसिटी में से आ रहे हैं। ठीक है। तो क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्लोरीन का रिएक्शन है किसके साथ? क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीन की प्रिपरेशन है बाय रिएक्टिंग MnO2 विद HCl। मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट कर रहे हैं HCl से। Explain why MnO2 is prescribed as an oxidizing agent in this reaction। ठीक है, आपने सिंपल डिस्क्राइब करना है कि MnO2 जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे एक्ट कर रहा है। Why MnO2 is described as an oxidizing agent in this reaction? Refer to the oxidation numbers। Refer to the oxidation numbers, यानी जो आपका आंसर है ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। अब सिंपल आपने ये देखना है कि मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि MnO2 जो है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखें MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीजन -2, तो -2 × 2 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 × 2 -2 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +। तो Mn मैंगनीज जो है ये +4 से +2 हुआ है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है। और अगर आप देखें Cl जो है ये रिएक्शन से पहले -1 है एंड आफ्टर द रिएक्शन ये 0 हो गया है, डायटोमिक फॉर्म में। तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम -1 to 0, hence MnO2 is an oxidizing agent। ठीक है, is oxidizing agent। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को इसमें खास तौर पे देखा करें, पढ़ा करें कि किस तरह, क्योंकि अब आप अक्सर बच्चे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आंसर देंगे, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रेफर टू ऑक्सीडेशन नंबर इन योर आंसर। स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व, पार्ट 2 है, स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जी? व्हाट विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन? ग्रीन गैस, क्लोरीन गैस बन रही है, बिल्कुल ठीक है। वी कैन गेट, यानी एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकती है, ग्रीन येलो गैस और ग्रीन गैस। ठीक है, इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट इसके अलावा अगर और कोई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्या और कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है यहाँ पे? कलर्ड कंपाउंड। अब देखिए, हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कलर्ड कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड। तो इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? क्लियरली इस रिएक्शन को देखने से क्या पता लग रहा है? अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड है, प्रोडक्ट साइड पे सारे लिक्विड हैं या गैस है, इसका मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सॉलिड डिसॉल्व्स। इस रिएक्शन में क्या होगा? एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि सॉलिड डिसॉल्व। किसी भी रिएक्शन में अगर आप सॉलिड से एक्वस की तरफ जा रहे हैं, लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, तो मीन सॉलिड डिसॉल्व। और क्योंकि क्लोरीन गैस बन रही है, कलर तो आप पहले ही बता चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे कोई हीट इन्वॉल्व नहीं है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि बबलिंग भी हो सकती है, एफर्वेसेंस हो सकती है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ऑल वॉलेटाइल एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्लोरीन, bromine and iodine are all volatile elements। State and explain the trend in volatility down group 17। जी, they get more volatile or they get less volatile? Group 17 down the group get less volatile or more volatile? Less volatile। ठीक है, they get less, तो volatility decreases। volatility decreases। अब देखें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपने जस्ट डिस्क्राइब कर दिया कि वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, ये 1 मार्क हो गया आपके पास। अब उसके बाद दूसरा मार्क किस पे है? अब आपने डिस्कस करना है कि क्योंकि ये तो हो गया स्टेट,
अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन। ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है कि हाउ वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस, कैसे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये सब नॉन पोलर गैसेस हैं। नॉन पोलर गैसेस हैं, इसका मतलब यहाँ पे वेंटरवॉल फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी। टेम्परेरी डायपोल कह लें, इंड्यूस्ड डायपोल कह लें। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वॉलेटिल, क्योंकि इन सब में टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है। तो पहले तो आपने स्टेट कर दिया, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, या ज़्यादा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेरी डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एमआर बढ़ रहा है। ठीक है, आप किसी भी टर्म में बात कर सकते हैं। तो एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, तो ये ध्यान में रखें कहीं पे भी अगर आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें टाइप ऑफ अट्रैक्शंस एक जैसी हैं, तो फिर आपने एमआर के ऊपर या इलेक्ट्रॉन्स की बेस के ऊपर उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, तो ये 3 मार्क हो गया आपके पास। पहला मार्क आपने स्टेट किया, देन फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी कि किस बेसिस के ऊपर, हम किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा जी, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद होंगे आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी। ड्यूरिंग मैनी केमिकल रिएक्शंस राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये याद रखने वाला रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन भी, पहले तो आपने इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन याद होगी आपको, स्लाइड्स में भी मेंशन है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड NaOH, NaOH। ठीक है, कोल्ड NaOH गिव्स क्या बनेगा? NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। ठीक है, और क्योंकि 2 सोडियम है, सिंपल यहाँ पे आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। आप इसको बैलेंस करके देख लें, ये इक्वेशंस याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन व्हाई इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। One of the products of the reaction of chlorine with hot aqueous sodium hydroxide differs from those in C1। ठीक है जी, C1 में आपने कोल्ड के साथ रिएक्ट किया है, अब ये कह रहे हैं कि हॉट के साथ एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगी। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म इन द रिएक्शन इन C1। जी, कौन सा डिफरेंट कंपाउंड बनेगा? आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कोई बताएगा? व्हाट डिफरेंट कंपाउंड वुड वी गेट विद कोल्ड विद हॉट NaOH? NaClO3। जी बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोरेट 5, NaClO3। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, दैट्स वाई आप इसका नाम, इसको सिंपली नाम क्या दे सकते हैं? सोडियम क्लोरेट 5। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्योरिफिकेशन। द यूज ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्योरिफिकेशन। अब देखें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आप इसको स्टेट करेंगे, क्या यूज है क्लोरीन का इन वाटर प्योरिफिकेशन, किस काम आता है, क्या करता है क्लोरीन? What is the role of chlorine? It kill microbes, killing of bacteria। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप मतलब अब जब स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो हम सिंपल ये बात कहेंगे कि इट एक्ट्स एज, इट किल्स, यानी आप सिंपल ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो आपके पास क्लोरीन है, अब आपने इसको रिएक्शन, अगर आपको याद हो हमने इक्वेशन के हिसाब से डिस्कस किया था कि क्लोरीन जब वाटर में ऐड होता है, क्लोरीन इटसेल्फ काम नहीं कर रहा। असल में होता क्या है, जब आप क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं, वी गेट HCl एंड HOCl। तो आप सिंपल ये रिएक्शन लिख दें कि क्लोरिक एसिड बनता है, हाइपोक्लोरस एसिड कह दें या क्लोरिक एसिड कह दें। ठीक है, दिस क्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म, दिस इज क्लोरिक एसिड। ठीक है जी, तो क्लोरिक एसिड इट किल्स बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया
acts as disinfectant, kills pathogens। ठीक, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये रिएक्शन ध्यान में रखें, मेनली आप जहाँ भी रिएक्शन इन्वॉल्व है, देखिए किसी भी कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको मालूम है यहाँ रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो बेहतर है कि आप अपनी बात स्टार्ट ही रिएक्शन से करें, ठीक है। अच्छा, अंडर सर्टेन कंडीशन क्लोरीन अंडरगोज अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद ईथेन, बिल्कुल आसान सवाल है। स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट दिस रिएक्शन। जी, क्या कंडीशन है, जल्दी से बता दें शाबाश। यूवी लाइट, ठीक। एंड राइट द ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो किसका रिएक्शन है, क्लोरीन का रिएक्शन है ईथेन के साथ। तो ईथेन C2H6 रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl, ये रिएक्शन है, ठीक है जी। आई होप सबको क्लियर होगा ये। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंप्लीट द टेबल to give details of the type of bonding and structure, type of bonding and structure shown by some of the oxides of period 3 element। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी पीरियोडिसिटी में से है, ठीक है। आपको पीरियोडिसिटी की सिग्निफिकेंस का आइडिया यहाँ से लग जाना चाहिए कि पहला क्वेश्चन भी पीरियोडिसिटी में से था ना, दूसरा क्वेश्चन भी पीरियोडिसिटी में से ही है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक में से आ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो हमने सिंपल बॉन्डिंग बतानी है और स्ट्रक्चर बताने हैं पीरियड 3 ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, जी, सोडियम ऑक्साइड आयोनिक बॉन्डिंग। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, व्हाट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जल्दी जल्दी बताएं भाई, टाइम कम है। आयनिक। एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है, ये ध्यान में रखें, एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है ये कोवलेंट है, इसमें कोवलेंट करेक्टर है, ठीक है। बट एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये तो स्ट्रांग होता है काफ़ी, याद करें, इसको ब्रेक करने के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, ये आयोनिक है, ठीक है। SiO2, नाउ दिस इज कोवलेंट, SO3 इज ऑल्सो कोवलेंट, ठीक है जी। अच्छा, देन फिर स्ट्रक्चर की बात करनी है, आयनिक है तो जॉइंट स्ट्रक्चर होगा, MgO अगेन जॉइंट स्ट्रक्चर है, Al2O3 जॉइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। SiO2 क्या स्ट्रक्चर होगा, जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर। अब इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जॉइंट मैक्रोमोलिक्यूलर है, जॉइंट भी लिख दें तो भी काफ़ी है जितनी स्पेस है इसमें। और SO3 क्या है, दिस इज सिंपल मॉलिक्यूलर, ये सिंपल मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेन why the boiling point of SiO2, boiling point of SiO2 is much higher than boiling point of SO3। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, किसके बॉइलिंग पॉइंट को, SiO2 के बॉइलिंग पॉइंट को विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SO3। तो अब सबसे पहले तो आप दोनों में जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि SiO2 जॉइंट मॉलिक्यूलर, large number of strong covalent bonds, ठीक है। इसमें कोई वीक बॉन्ड है ही नहीं। अगर आपको याद हो SiO2 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। SiO2 में क्या है, ईच सिलिकॉन इज कनेक्टेड टू 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू 2 सिलिकॉन। फिर उसके बाद अगेन ये सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फिर ये ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड है, फिर ये 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है। तो इनको ब्रेक करना मुश्किल है। बट SO3 में क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है, लेट्स से ये एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फिर ये दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड,
है सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के दरमियान वीक फोर्स है, डॉटेड लाइंस हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो सिंपल यही चीज़ आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है कि SiO2 is giant molecular, it has large number of strong covalent bonds, and SO3 is simple molecular. Is simple molecular, ठीक है जी। So more energy is required, more energy is required to break bonds then overcome intermolecular forces. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा है। इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड वी हैव टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, आपको इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, इनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को, अट्रैक्शंस को ब्रेक करना आसान होता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सिंपल ध्यान में रखें कि जहाँ बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ डॉटेड लाइन है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, उनको ब्रेक करना आसान होगा, ठीक है जी। नाउ Al2O3 is an amphoteric oxide. Explain what is meant by the term amphoteric. Use chemical equations to illustrate your answer. ठीक है, अगेन एक्सप्लेनेशन आ गई है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले तो आपने जस्ट सिंपल एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज एम्फोटेरिक, के विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, दैट इज एम्फोटेरिक। अब आपको दोनों रिएक्शंस लिखने हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बेटा रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करें रिएक्शंस को, ठीक है। ये जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड एंड एज अ बेस, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे पहले इसको रिएक्ट करते हैं, Al2O3 रिएक्ट्स विद HCl। तो क्योंकि इस रिएक्शन में ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स इस रिएक्शन में दिस विल एक्ट एज अ बेस एक्ट करेगा। तो बेस एक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट, AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। ये आपने रिएक्शन लिखी है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, वी गेट 6, वी हैव 6 HCl एंड 2 AlCl3। तो ये तो हो गया रिएक्शन जिसमें Al2O3 इज एक्टिंग एज अ बेस। देन Al2O3 reacts with a known base or alkali. So in this reaction it acts as an एसिड। अब ये एज एन एसिड एक्ट करेगा, और ये रिएक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज इसमें हम वाटर भी साथ ऐड करेंगे, 3H2O 2NaOH, वी गेट 2NaAlOH4। ये स्लाइड्स में रिएक्शन मौजूद है, रिएक्शंस को याद कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो Al2O3 इज एक्टिंग बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस। State what you would observe when a small sample of Na2O is placed in water. जी, कोई बताएगा? When a small sample of sodium oxide is placed in water, what you would observe? क्या observation होगी? It dissolves. Yes. आप जब पानी में ऐड करेंगे, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड when added in water, it gives sodium hydroxide, means it dissolves, and plus this is highly exothermic reaction, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि the beaker gets warm। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन आ सकती है यहाँ, ठीक है जी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेनियम इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट विच शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू सल्फर। देखिए इस किस्म के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे कि अब ऑब्वियसली हमने सेलेनियम के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं की, कभी आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा सेलेनियम से रिलेटेड, बट क्वेश्चन आ गया। अब वो उसको रिलेट करते हैं किसी ऐसे एलिमेंट से जो आपने पढ़ा हुआ है, यानी सल्फर के साथ इसकी प्रॉपर्टीज को मैच किया जा रहा है कि सेलेनियम इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट विच शोज अ सिमिलर केमिकल रिएक्शन टू सल्फर। तो सेलेनियम रिएक्ट्स विद फ्लोरीन टू गिव SeF6 मॉलिक्यूल। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ SeF6। जी, व्हाट इज द शेप ऑफ SeF6?
हाँ जी जल्दी से बता दें, शेप ऑफ SeF6 क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, बिल्कुल ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, जैसे SF6 होता है जैसे ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ सेलेनियम इज SeO2। ठीक है, सेलेनियम का जो सबसे स्टेबल ऑक्साइड है दैट इज SeO2। गैसियस SeO2 reacts to form a solid polymer as shown in the reaction 1SeO is replaced by 2SeO to form a polymer। ठीक है, अब आप देखें ये सेलेनियम डाइऑक्साइड है, सेलेनियम डाइऑक्साइड, इससे आपने ये पॉलीमर बनाया, दिस इज अ पॉलीमर, ये पॉलीमर है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन दिस रिएक्शन 1Se डबल बॉन्ड O is replaced by 2Se सिंगल बॉन्ड O to form a polymer। पॉलीमर बनाने के लिए आपने एक Se डबल बॉन्ड O को रिप्लेस किया है विद SeO एंड SeO, दो SeO बॉन्ड्स मिल रहे हैं, सेलेनियम ऑक्साइड बॉन्ड्स। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज 514 kilojoules per mole। यूज these data to calculate the bond enthalpy in kilojoules per mole of SeO। हमें इस बॉन्ड की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ये SeO, इसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और डेल्टा H गिवन है, अगर आप देखें ये डेल्टा H गिवन है -346 kilojoules per mole, डेल्टा H गिवन है। ठीक है, तो अब डेल्टा H गिवन है, बॉन्ड एनर्जी से सॉल्व करना है, तो याद होगा आपको जब भी बॉन्ड एनर्जी से सॉल्व करना हो, डेल्टा H गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या लगा देते हैं हम, डेल्टा H इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके पास बॉन्ड एनर्जीज हैं, डेल्टा H है, अब या तो आपने डेल्टा H फाइंड आउट करना होगा या किसी एक बॉन्ड की एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ डेल्टा H गिवन है, बॉन्ड की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल आपने बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अब डेल्टा H कितनी है, डेल्टा H इज -346 kilojoules per mole इज इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखें रिएक्टेंट साइड पे अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 2 सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और प्रोडक्ट साइड पे एक है, तो मतलब सिंपल अगर आप ये सोचें कि ये जो एक सेलेनियम ऑक्सीजन, यानी ये वाला सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये वाला सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, दे गेट कैंसल्ड विद ईच अदर, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है बेटा ये बात? ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मतलब रिएक्टेंट साइड पर आपके पास सिर्फ एक सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बच गया, और सेलेनियम ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एनर्जी ये मेंशन है 514। तो रिएक्टेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, दिस इज 514। ठीक है, ये आ गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, तो SeO तो आप कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक SeO जो टूटा है इससे 2 SeO मिले, SeO सिंगल बॉन्ड, तो जिसकी एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, तो -2 SeO सिंगल बॉन्ड, ये एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है जी। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रही है बेटा सबको? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? इस तरह से बनी है ये। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? चलिए आंसर फाइंड आउट करें इसका जल्दी से। देखिए हमने जो सिंपल, आप ये याद रखने के जब भी आपके पास बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू गिवन है, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है, तो आपने बॉन्ड एनर्जीज के थ्रू अगर डेल्टा H सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि SeO, यानी हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या है, Se डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और प्रोडक्ट साइड पे ये कह रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड O टूट गया और 2 बन गए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे पॉलीमर में ये 2 बॉन्ड शो कर दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप सिंपल ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से इन्होंने शो किया हुआ, तो ये एक बॉन्ड ये आ गया 1 और दूसरा बॉन्ड ये आ गया 2। ठीक है, तो ये वाला SeO और ये वाला SeO ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या बचा है, एक ये वाला बॉन्ड बचा है, और प्रोडक्ट साइड पे एक SeO और दूसरा SeO, ये 2 बचे। हाँ, अब क्लियर है बात? और आप चाहें तो भले जो मैंने कैंसिल कर रहा हूँ आप उसको भी ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर फिर भी वही आएगा। हाँ जी, आंसर क्या आ रहा है, किसी के पास आंसर आया?
प्लस का 430, ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज प्लस 430 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है SeO2 shows similar chemical reactions to SO2. Suggest an equation to show the reaction of SeO2 with aqueous sodium hydroxide. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि SeO2 भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे SO2 रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। अब आपने सेलेनियम ऑक्साइड का NaOH, तो सवाल सिंपल, आप ये सोचें कि अगर हम NaOH को रिएक्ट करते हैं विद सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा? ये बताएंगे मुझे, व्हाट वुड वी गेट इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड, क्या मिलना चाहिए? नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं बेटा। सॉल्ट बनेगी, ये बेस है, दिस इज बेस, ये एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो सॉल्ट बनेगा ना। डाइऑक्साइड है तो बनेगा सोडियम सल्फाइड SO3। अगर ट्राइऑक्साइड होता तो सल्फेट बनता, ठीक है, और इसी चीज़ और साथ में बनेगा वाटर। अब यही सेम रिएक्शन आप यहाँ पे लगा लें, इक्वेशन क्या हो जाएगी? SeO2 रिएक्ट्स विद NaOH टू गिव, इस तरह वहाँ सोडियम सल्फाइड बन रहा है, यहाँ सोडियम सेलेनाइड बनेगा, तो दिस बिकम्स Na2SeO3, जैसे वहाँ बना था SO3, यहाँ बन गया SeO3 प्लस H2O, और इसको बैलेंस करने तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? रिएक्शन समझ में आया सबको? ठीक है, अब ये देख लें कि इसमें आपके पास मतलब 13 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 12 मार्क्स का ये, तो 13, 12, तो 25 मार्क्स तो आपके पीरियोडिसिटी में से बन गए, 25 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर पोर्शन है आपका, जो मतलब ये सिर्फ आप अगर को थोड़ा सा याद रखें चीज़ों को, कुछ इसमें कहीं कहीं पार्ट फिजिकल में से भी आ गए हैं, बट ये है कि मेनली जो है ये पीरियोडिसिटी का, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Crude oil is a natural source of hydrocarbons that are used as fuel. Hydrocarbons with low relative molecular mass are used as fuel in the industry, in the home and for transport. ठीक है, लो MR वालों हाइड्रोकार्बन्स को आप एज अ फ्यूल यूज करते हैं। देयर इज अ हाई डिमांड फॉर द हाइड्रोकार्बन्स विद लो MR. नेम द प्रोसेस बाय विच लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शॉर्टर चेन हाइड्रोकार्बन्स। जी, क्रैकिंग, बिल्कुल ठीक है, दिस इज cracking. Give one reason why hydrocarbons with low MR are suitable for use as fuel. जी, हाँ, क्या वजह हो सकती है? Give a reason why hydrocarbon with low MR are suitable for use as fuel. Burn easily, highly flammable, can easily burn. हाँ जी, ठीक है, burn easily, just simple आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, they burn easily, burn easily, more combustible, they have high delta H, heat of combustion, ठीक है, तो कुछ भी आंसर यहाँ पे दिया जा सकता है। Incomplete combustion of hydrocarbons can release carbon monoxide into the atmosphere. Write an equation for the formation of CO from the incomplete combustion of butene. तो butene क्या है? C4H8 reacts with oxygen, क्या बनेगा? अब इस दफा कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में क्या बनेगा? वाटर, ठीक है, और इसको बैलेंस कर लें, ये हो जाएगा 4O2 4CO 4H2O, ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एन एनालिटिकल टेक्निक। हाँ, ये जरा क्वेश्चन है, जरा समझना, इसको देखें। आइडेंटिफाई एन एनालिटिकल टेक्निक
that can be used to monitor the level of carbon monoxide in the atmosphere. अब देखिए CO जो है ये क्या है? This is air pollutant, एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है, दिस इज एन एयर पोल्यूटेंट। तो अब ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई एन एनालिटिकल टेक्निक दैट कैन बी यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ CO in the atmosphere. Outline how this analytical technique may be used to monitor the levels of CO. सबसे पहले अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मार्क है आइडेंटिफिकेशन का और एक मार्क है ये बताने का कि हाउ दिस विल वर्क। जी, तो किस एनालिटिकल, विच एनालिटिकल टेक्निक विल हेल्प अस इन monitoring the level of carbon monoxide in the atmosphere. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बिल्कुल ठीक है, आपने एक ही टाइप अभी तक पढ़ी है एंड दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो थ्रू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हाउ दिस एनालिटिकल टेक्निक में बी यूज टू मॉनिटर, किस तरह से मॉनिटर करेगा? बाय मेजरिंग दी करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अब IR स्पेक्ट जब भी आप ये कह लें कि व्हेनेवर अ बॉन्ड एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, लेट्स से दिस इज IR रेडिएशन, तो व्हेन अ बॉन्ड एब्जॉर्ब IR रेडिएशन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ठीक है। टू वाइब्रेट इट नीड्स अ करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, ठीक है। तो अब आप कह लें कि अगर वो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट मीन्स के एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। तो हाउ दिस एनालिटिकल टेक्निक में बी यूज्ड टू मॉनिटर द लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय मेजरिंग द करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ एसोसिएटेड with CO बॉन्ड, ठीक है जी। तो अगर CO बॉन्ड को जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड है अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, और जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी मतलब उसकी परसेंटेज भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही है। क्लियर हो गई ये बात? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी बेटा, ये क्लियर है सबको? Thiophene is an organic compound that is found in a contaminant as a contaminant in crude oil. Thiophene. Construct the equation for the complete combustion of thiophene. Include state symbols in your answer as well. ठीक है जी। तो थायोफीन का अपना फॉर्मूला क्या है? C4H4S रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा? कंबशन की इक्वेशन है तो मतलब का ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा जी? प्रोडक्ट्स बताएं। वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, करेक्ट है। कार्बन डाई तीनों के ऑक्साइड बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मौजूद है, वी गेट ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब स्टेट्स पे आ जाते हैं, बिकॉज इंक्लूड स्टेट सिंबल्स इन योर आंसर एज वेल। तो इसकी स्टेट तो ऑलरेडी मेंशन है, लिक्विड, ऑक्सीजन गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है जी। ये आपने स्टेट सिंबल्स दे दिए। A student carries out an experiment to determine the enthalpy change of combustion of C4H4S. Explain the meaning of the term enthalpy change of combustion. ठीक है, enthalpy change of combustion की meaning आपने define करनी। तो when 1 mole of a substance burns in excess oxygen, देखें ये definitions proper याद करें, ठीक है, इनके बिल्कुल exact wording के marks हैं। तो when 1 mole of substance burns in excess or reacts with, burns in excess air or oxygen to give products of complete combustion. ठीक है, ये हो जाए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट अब ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। द स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग एपरेटस इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसने क्या किया है, ये इसके पास ये थायोफिन है, इसको इसने फ्यूल बर्नर में ले लिया है और इसको हीट कर रहा है। तो जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है, इस एनर्जी से ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ठीक है, और ये कॉपर का कंटेनर है, थर्मामीटर रखा हुआ है, तो हम सिंपल वाटर का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मास ऑफ वाटर इन कॉपर कंटेनर, पानी में कितना कंटेनर में कितना वाटर मौजूद है, 200 ग्राम्स। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर वॉज 18.5, हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 37.5 डिग्रीज। ठीक है जी। कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन जूल्स बाय दिस रिएक्शन। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है इन जूल्स आपने कैलकुलेट करनी है। assume that 4.18 joules of heat energy changes the temperature of 1 cm³ of water by 1 degree centigrade। तो C की वैल्यू दे दी है। assume no heat is lost to the surroundings, जो कि आप हर इस किस्म के हर क्वेश्चन में, कैलोरीमेट्रिक जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आप यही चीज़ एज्यूम करते हैं कि हीट लॉस ज़ीरो है। ठीक है, तो अब आपने हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो याद होगा, आई होप सबको फॉर्मूला याद होगा, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। चले शाबाश, जल्दी से इसको कैलकुलेट करें, आंसर बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है। जूल्स में आंसर देना है आपने। वन 1588 जूल्स। जी बिल्कुल ठीक है, दिस इज 1588 जूल्स। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा। ये आप सबने सॉल्व कर लिया होगा इसको। अच्छा जी, उसके बाद है द स्टूडेंट यूजेस 0.63 grams of thiopheane in the experiment। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ थायोफीन। डेल्टा एच सी मतलब 1 मोल के लिए आपने कैलकुलेट करना है। इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। जी 0.63 ग्राम यूज किए हैं। A student uses 0.63 grams of thiophene in the experiment. Calculate the enthalpy change of combustion of thiophene. Include a sign in your answer। हाँ जी, आंसर आया किसी के पास? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो जस्ट आपने वैल्यू सारी पुट करनी थी। m की वैल्यू, ये q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी में आप हमेशा मास ऑफ वाटर लेंगे, तो मास ऑफ वाटर 200 ग्राम, c की वैल्यू 4.18 और डेल्टा टी आपने ये डिफरेंस निकाल लिया। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस इज 37.5 माइनस 18.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें, अब आपने डेल्टा एच सी फाइंड आउट करना है, मतलब 1 मोल की कंबशन, और हमें ये बता दिया गया कि इतने ग्राम्स हमने बर्न किया था। तो पहले तो हम इसके मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कितने मोल्स के बराबर। ठीक है, तो C4H4S का अगर आप MR कैलकुलेट करें, C4H4S का MR अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये MR आ जाएगा 84.1। ठीक है जी, 84.1। तो हमारे पास ग्राम्स गिवन है, तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि ये कितने मोल्स हो जाएंगे, 0.63 गिवन मास अपॉन 84.1, ये आपके पास आ जाएंगे मोल्स। दैट वुड बी इक्वल टू 7.49 इंटू 10⁻⁻3, ये मोल्स आ जाएंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0.63 डिवाइडेड बाई 84.1, ये MR है C4H4S का। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये मोल्स आ गए। अब आपने डेल्टा एच सी कंबशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने कहा जी इतने मोल्स कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ये जो मोल्स है कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 15,884। ठीक है, तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लें, जूल किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लें। तो हमने सिंपल कहा कि जी 7.49 इंटू 10⁻³ मोल्स, दिस रिलीजेस 15.8
884 जूल्स, तो 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होगी x, ये आपने सिंपल सॉल्व करना है। हाँ जी, आंसर आया किसी के पास? जी बेटा। हाँ जी, ये सॉल्व किया किसी ने? आंसर आया किसी का? साइन क्या लगेगा? साइन, इंक्लूड अ साइन। देखिए ये चीज़ें आप लोग मिस करते हैं ना, इसी वजह से मार्क्स जाते हैं इस पेपर में। साइन क्या होगा? -2120, ठीक है जी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसलिए -2120, क्योंकि आपने वाटर को हीट दी है ना, तो दैट मीन्स के कंबस्शन थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो साइन क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो ये चीज़ें लाजमी नोट किया करें, क्वेश्चन को देखें, अच्छी तरह से पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है गौर से, ध्यान से, क्या मेंशन है, एक एक चीज़ को अंडरलाइन करें और फिर उस हिसाब से अपना आंसर दें, ठीक है? तो फिर आप जो है वो इसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक बात?